इतना गूढ़ ज्ञान है। और जैसे कि ईश्वर ने चयन किया हो कि इसके नाम से जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जो कंटामिनेशन फैलाया जा रहा है, वो एक गिलहरी के रूप में मैं कुछ कम कर सकूं। इसमें मैं आने वाला ही था भैया कि जैसे किसी यंग बच्चे से बात करिए या बड़ों से भी बात करिए, एस्ट्रोलॉजी सुनते ही या ज्योतिष सुनते ही दो तरह के लोग मिलते हैं। या तो सुनते ही नाक बहुत सिकोड़ने लगेंगे, अरे यार क्या फालतू की चीज़ें हैं, चार बात बताते हैं, दो सही हो ही जाती है, और ऐसी बात ही करेंगे कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपका कुछ होता नहीं है, और तुम्हें जो मिलेगा मेहनत से ही मिलेगा, तो ऐसी बातें करते हैं। या कुछ लोग बहुत ही विश्वास करते हैं, मतलब वो अपने जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य से बातचीत करके ही करते हैं। तो एक तो ये पूछना चाह रहा था कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी को सुनते ही या ज्योतिष को सुनते ही, जबकि हमारे पूरी परंपरा में ये रचा सना गुथा मुथा हुआ है, फिर भी कुछ लोग ऐसे क्यों नाक भौं सिकोड़ते हैं? श्री जी, मैं आपसे, आप ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। जिस विषय के आप अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, अगर उस विषय को किसी बच्चे को कह दिया जाए कि स्वतः से पढ़ो, उस विषय को कितना समझ पाएगा? धारणाएं बनाएगा, गलत धारणाएं बनाता चला जाएगा। फैक्ट्स वही रहेंगे, क्लियर नहीं होंगे। जैसे कि मैं ज्योतिष चूंकि बचपन से पढ़ता रहा, बचपन से इन द सेंस हाई स्कूल आज से, लेकिन जब मैंने, हमारे ज्योतिष के गुरु हैं मुंबई के मनीष, परम पूज्य मनीष भयानी जी, वैदिक गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी के वो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। इसी पाराशर होरा शास्त्रम को जो मैं पढ़ चुका था, जब मैंने उनके निर्देशन में पढ़ना शुरू किया तो ऐसे ऐसे सूत्र खुलने लगे जो मैं नहीं समझ पाया था, जो आपके सामने थे पर खुलते नहीं वैसे नहीं खुलते थे। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब ज्योतिष का ज्ञान, किसी भी गूढ़ विद्या का गुरु परंपरा से यदि आप नहीं लेंगे, किसी श्रेष्ठ के मार्गदर्शन में नहीं लेंगे, तो गलत अर्थ निकालेंगे। आज क्या है, जो अभी तो पढ़ने लिखने के बाद कुछ, मैं बहुत सारे, अगर परसेंटेज में बताऊं श्रीश जी, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि 95% या इससे भी ज़्यादा ज्योतिषी जो वर्तमान में सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, इन्होंने कोई भी शास्त्रगत ज्योतिष की शिक्षा नहीं ली है, परंपरा से नहीं ली। परंपरा से नहीं ली है तो विकृतियां, मनगढ़ंत उपाय, जो मन में ये कपूर जला डालो, ये करो, दारू पी रहे हो, दारू पीना चाहिए आपको, शनि यहाँ है तो आपको वाइन पीना चाहिए, आपको, अगर आपका गुरु यहाँ 10th में है तो आपको पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए। अच्छा। ये उपाय कहाँ से आ रहे हो, किस ग्रंथ में लिखे हैं? मैंने लगभग सारे बड़े ज्योतिष ग्रंथों का अध्ययन किया, ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से, कहीं भी किसी का उल्लेख नहीं है, रंच मात्र भी। इवन तो बहुत बड़े बड़े ग्रंथों में कोई भी उपाय का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, लेकिन फिर भी खूब धड़ल्ले से बताए जा रहे हैं, मिलियंस उनके फॉलोअर्स हैं, उनके व्यूज हैं। तो ये ज्योतिष का जो समस्या, जो कंटामिनेशन आ रहा है, जो इसमें प्रदूषण घुस रहा है, परंपरा से शिक्षा नहीं प्राप्त की जा रही है, या ज्योतिष शास्त्र के साथ ये अन्याय है। ज्योतिष शास्त्र इसका दंड समय आने पर ऐसे लोगों को स्वयं देगा, क्योंकि कोई भी जो गूढ़ शास्त्र होता है, एक चीज आप के लिए बताऊं कि जो रहस्यमय विद्या होती है, गहन विद्या होती है, ये अष्टम से देखी जाती है, कुंडली के अष्टम भाव से देखी जाती है। वो रहस्यमय भाव है, वो मृत्यु का भी भाव है। अगर यहाँ पर नकारात्मक प्ले करोगे तो ये विद्या स्वयं को बचाना जानती है। आपसे भैया, जैसे पहले भी चर्चा हुई थी ज्योतिष पे, समय समय पे मुझे बहुत मार्गदर्शन देते भी हैं, मैं उनको मानता भी हूँ, और दर्शन ही होते हैं वो दरअसल। मतलब ज्योतिष के नाम पे आपसे बात करने जाता हूँ तो मुझे कुछ दर्शन के सूत्र ही मिल जाते हैं। तो आपने बताया था कि ज्योतिष कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ बहुत कर्मकांड है और जहाँ आपको बहुत दिखने जैसे कुछ काम करने हैं। आपने उसको जीवन शैली से जोड़ा था। आपने समझाया था कि जैसे प्रथम भाव स्वयं का भाव है, तो आपको अपने ऊपर काम करना है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो आपका प्रथम भाव एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा भाव जैसे धन का भाव है अगर, तो उसमें अगर आपने किसी चीज़ों का ऑप्टिमम यूज़ करना सीख लिया, आप कुछ चीज़ें वेस्ट नहीं करते हो, तो संसाधनों का अच्छा इस्तेमाल करते हो, तो दूसरा भाव आपका ठीक हो जाएगा। तो जिस अर्थ में आप व्याख्या कर रहे हैं,
तो उसमें ऐसा लगता है कि ज्योतिष तो अनिवार्य अंग होना ही चाहिए हमारी जानकारी का, और अपने जीवन का, क्योंकि सबके पास समय के बारे में तो किसी को कुछ ज्ञात नहीं है, तो बेहतर होगा कि हम इस जो हमारे पास समय है उसका हम बेहतर इस्तेमाल करें, और बिना विद्या के ये होगा नहीं। तो आप जैसे भैया कुंडली की व्याख्या करते हैं, जीवन शैली के तौर पे ज्योतिष की व्याख्या करते हैं, मैं चाहूँगा कि बतरस के दर्शक जाने ये चीज़। तो जीवन शैली वास्तव में ज्योतिष एक आर्ट ऑफ लाइफ है। इसको कैसे जिया जाए, तो पहले तो अपना लक्ष्य निर्धारित हो जाए, जो कि हमारा परम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। अगर साधारण अर्थों में कहा जाए तो हमारे जो जीवन के लक्ष्य हैं, अपने जो निर्धारित कर रखे हैं, उसको प्राप्त करने के लिए ज्योतिष इसमें आपके लिए टॉर्च की रोशनी की तरह काम करेगा। आपको बताएगा कि अब कुआं आने वाला है, अब खाई आने वाला है, अब संभल जाओ, स्पीड स्लो कर लो, और अब बहुत स्मूथ रास्ता है, थोड़ा दौड़ क्यों नहीं लेते, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। तो ये ज्योतिष आपको बताता है। जैसे कि आपने कहा प्रथम भाव से अगर आप शुरू करें, ये लग्न है, ये तन है, ये हमारा दो चीजें यहाँ से देखी जाती हैं, एक तो पूरा बॉडी और दूसरा हमारी विवेक बुद्धि। हम लग्न से तय करते हैं। तन भाव कहा गया ज्योतिष में। हेड है ये, हमारा मस्तिष्क है, और इसके दो सब पार्ट और हैं कुंडली में, 5वां भाव और 9वां भाव लग्न के ही। अब जब आप पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करते हैं तो सबसे मूल में धर्म है। तो ये धर्म त्रिकोण कहा जाता है। तीनों डॉट को जोड़ेंगे, पहला भाव, पांचवा, नौवां, ये धर्म त्रिकोण है। और धर्म क्या है? ड्यूटी, हमारी ड्यूटी। तो पहली ड्यूटी आपकी क्या है? अपने आप को स्वस्थ रखना, तन, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करना पहली ड्यूटी आपकी, पहला कर्तव्य। आत्म संयम और नियमित हमारे गुरु जी का सूत्र है। और कम नहीं वेटेज देना, भगवान का मंदिर समझ करिए। शास्त्र में कहा शरीर माध्यम खलो धर्म साधनम। बाकी जो धर्म है उसी से साधने हैं। तो इसको पहले तो अपनी गाड़ी सही रखिए आप। दूसरा विवेक अपना बना रहे, विवेक की साधना हो, क्योंकि बाकी जो दोनों डाट है इसी से काम करेंगे। 5वां अर्थात ज्ञान और 9वां अर्थात धर्म, भाग्य जिसे कह सकते हैं। जब ये सही रहेगा तब ज्ञान जो जहाँ से डाइजेशन करते हैं, नॉलेज का डाइजेशन का भाव 5वां होता है, वो डाइजेस्ट आप अच्छे से कर पाएंगे। ये सही रहा, डाइजेस्ट अच्छे से कर पाएंगे, और फिर ये आपका जो भाग्य है स्वतः काम करेगा इसके लिए। ठीक दूसरा, जब दूसरे भाव पे आते हैं जो धन का भाव है, जो हमारे संसाधनों का भाव है, अब वो वाणी का भी भाव है। अब हम क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, आहार और विहार, वाणी संयम और अर्थ का संयम। अब संयम, अब फिर डॉट आप जोड़िए, दूसरा, छठवां और 10वां, ये दूसरे डॉट हुए, त्रिकोण हुए। इसे क्या कहते हैं? अर्थ त्रिकोण। अच्छा, दूसरा, छठा, 10वां, ये अर्थ त्रिकोण हो गए। अब इन्हीं त्रिकोणों, अब छठे भाव रोग ऋण शत्रु, रोग से आक्रांत होके हमारा अर्थ प्रभावित ना हो, हमारे संसाधन प्रभावित ना हो। लग्न आपको दुरुस्त रखना है, तभी दूसरे का आप लाभ ले पाएंगे। शत्रु में, और शत्रु बाहर ही नहीं, षड्रिपू तो आपके अंदर बैठे हुए हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, दंभ, दुर्भाव, इनसे भी सतर्क और सजग रहना है आपको। आंतरिक रिपु, आंतरिक शत्रु और बाह्य शत्रु। और मैं तो कहता हूं शत्रु नहीं, शत्रुता। शत्रुता से ही, उस शत्रुता का भाव ही क्यों हो? क्यों कोई शत्रु? क्यों आप कोई ऐसा शत्रु ही ना हो, ऐसा जीवन हो। तो दूसरा भाव वाणी का भी है, वाणी का भी भाव है, क्योंकि शत्रुता यहीं से पैदा हो रही है। अब आप डॉट कनेक्ट करने लगे हैं। और तीसरा जो डॉट इसका हो, कर्म से जुड़ रहा है। 10वां स्थान कर्म का है। वाणी रोग, ऋण
और शत्रु, और तीसरा कर्म का भाव, उपलब्धियों का भाव, अचीवमेंट्स का भाव। अगर ये दो संभाल ले गए आप, तो तीसरा उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही है। ये तीसरा क्या है? प्राप्ति है। जो तीसरा डॉट है ये प्राप्ति है। ये इन दोनों के संयम का फल है ये। अब तीसरा तब तक एक्टिवेट नहीं होगा श्रीश जी, जब तक इन दोनों डॉटों पर काम नहीं करेंगे आप। जैसे पहला और पांचवें पे काम नहीं होगा तो भाग्य का जागरण नहीं होगा आपका। द्वितीय और छठे पर अगर काम ने नहीं किया आपने, आहार विहार का संयम, वाणी का संयम, अपने संसाधनों का संयम, जैसे तैसे खा रहे हैं, जैसे तैसे रह रहे हैं, जो ये शराब है, मांसाहार, इस सब का सेवन करेंगे तो ये छठा भाव एक्टिवेट होने लगेगा आपका। अगर ये सात्विक रहा तो ये सात्विक तरीके से एक्टिवेट होगा। वाणी मधुर बोलेंगे तो ये शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे आपके। विनम्र रहेंगे, शत्रुता समाप्त हो जाएगी आपकी। और विनम्र रहेंगे ना तो रोग का आक्रमण, क्योंकि ये आपका दोनों जो सिंपैथेटिक सिस्टम है ये बहुत सही काम करेगा, क्योंकि आवेग में आप आते नहीं जी। और विकार तो सब यहीं से पैदा हो रहे हैं। तो वहां से वो सूक्ष्मता से समझेंगे तो ज्योतिष आपको कितना गहराई में लेके जाएगा। हाँ, तो अब ये दोनों पर अगर सध गए तो तीसरी उपलब्धि है। तो जैसे पान में लाल रंग किसी में नहीं होता, न तो चूने में है, न सुपारी में है, पान स्वयं हरा है, लाल कहाँ से होता है? जब तीनों का संयोग अच्छा हो जाता है तब लाल रंग स्वतः प्रकट हो जाता है। ऐसे ही तीसरी की उपलब्धि, तीसरे डाट की उपलब्धि इन दोनों का सम्यक उपयोग है। तब 10वां जो है, तब 10वां ऐसे तृतीय भाव पर आ जाए। फिर ऐसे चतुर्थ भाव को अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ज्योतिष की फिलॉसफी आपको समझ में आ जाएगी। अब ये फिलॉसफी समझ में आ जाएगी तो आपको पूरा प्रदूषण समझ में आ जाएगा, पूरी विकृति समझ में आ जाएगी जो फैलाई जा रही है। वास्तव में जीवन जीने की शैली है, जीवन को कैसे ऑप्टिमम उपयोग किया जाए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, चाहे हमारे भौतिक लक्ष्य हो, चाहे हमारे पारमार्थिक लक्ष्य हो, दोनों को प्राप्त करा देने वाला जो आपका मार्गदर्शक है, जो आपका गाइड है, वो ज्योतिष। बशर्ते कि ये सही से काम किया जाए इस पर। जैसे कि आजकल लोगों को अपने, खासकर बच्चों के लेकर चिंतित रहते हैं लोग कि इनको आगे इतने एक्सट्रीम हो गए हैं, इतने तरीके की चीजें हो गई हैं, कन्फ्यूज, इनको कहाँ ले जाएं। ज्योतिष इसमें आपकी बहुत मदद करता है कि बच्चे को किस दिशा में ले जाएं, समझ में नहीं आ रहा है। ये पढ़ेगा कि कुछ और करेगा? सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि शिक्षा में आगे बढ़ेगा कि उससे भी बढ़ के कुछ करने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा काम करने वाले तो वहां हाई स्कूल भी नहीं पास है। जी मतलब आप तय नहीं कर सकते कि तय नहीं कर सकते है तो हाँ, ये एकेडमिक शिक्षा है तभी कुछ कर पाएगा, ये है। तो इसमें ज्योतिष मदद करता है। दूसरे कि ज्योतिष इसमें भी मदद करता है कि किस स्ट्रीम में बच्चा जाए। अब प्रायः गलती ये कर देते हैं कि हम बंदर को तैरने पे उतारो, नदी में उतार देते, तैरो। अब बंदर कितना तैरेगा? फिर कहते हैं या मछली को निकाल करके कहते तुम पेड़ पे चढ़ो, कितना चढ़ेगा? फिर कहोगे ये आपके निर्णय है ना, प्रकृति ने कुछ और निर्णय किया है उसके लिए, उसकी स्वाभाविक गति तक हम पहुंच नहीं पा रहे। ज्योतिष इसमें मदद करता है कि उसके स्वाभाविक गुण क्या है, उसकी थॉट प्रोसेस कहाँ पे लगी हुई है, ये लग्न बता देता है, लग्नेश बता देता है, उसकी स्थिति बता देती है, ये सोचता कहाँ पे है, आरूढ़ लग्न कहाँ इसको ले जाना चाह रहा है। वो तो सूक्ष्म विद्या है, लग्न से आरूढ़ लग्न कैसे निकलता है, वो सारी चीजें अलग है। तो आरूढ़ लग्न से देखेंगे कि वो किस दिशा में लाभ उन्नति प्राप्त करेगा। ज्योतिष इस काम में आपकी बहुत मदद करता है, इसलिए ये समग्र जीवन विद्या है। और पहले जो मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपका अधिक ले लूंगा। पहले ज्योतिष गुरुकुलों में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती थी, अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती थी। इसलिए हर व्यक्ति अधिकांश चीजें स्वयं से जान लेता था। फिर जैसे जैसे समय बढ़ा, फिर कुछ ही लोग इस विद्या के धनी हुए, मूर्धन्य विद्वान हुए, उनके पास जाकर के मार्गदर्शन लेते रहे। लेकिन पिछले 300-400 साल में जब से ये हमारा डार्क एज शुरू हुआ, विदेशी आक्रांत आए और विद्याओं, फिर दूसरे तरीके के चैलेंजेस लाइफ में आने लगे, इधर से ध्यान हट गया, तब यहाँ समस्याएं पैदा होना शुरू हो गई। लेकिन आप ये समझें कि कैसे एक ऋषि का नाम आपने सुना होगा, याज्ञवल्क्य ऋषि। याज्ञवल्क्य ऋषि, उनका नाम बाद में पड़ा।
पहले जिस गुरुकुल में पढ़ते थे, बेसिक शिक्षा के बाद, बेसिक एजुकेशन के बाद में उनके गुरु ने उनसे कहा कि अब आप गुरुकुल छोड़ दीजिए, आपकी विद्या यहीं समाप्त हुई। अभी तो चौंक गए कि बेसिक एजुकेशन के बाद ही हटा रहे हैं। कहा क्यों गुरुजी? उन्होंने कहा कि अब वेद की शिक्षा यहाँ से शुरू होगी, आत्मविद्या की शिक्षा यहाँ शुरू होगी। आपके ग्रहों का संयोजन इसमें अच्छा नहीं है ज्योतिष में, आपकी कुंडली में, जनपत्री में, इसलिए आगे की शिक्षा आप लेने के लिए समर्थ नहीं हो। आपकी बुद्धि उतनी प्रखर नहीं रहेगी, आत्मविद्या आप आत्मसात नहीं कर पाओगे। तो इधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कुछ और करिए आप। याज्ञवल्क्य ऋषि बहुत निराश हुए। छोटा सा बच्चा 10-12 साल का गुरुकुल से निकाला जा रहा है, आके चिंतन करता है, और शास्त्र में वर्णित है कि वो फिर एक मैदान में आते हैं और एक कंकर लेकर के अपनी जनपत्री बनाते हैं। अब वो 12 वर्ष की अवस्था में उनको जनपत्री बनाना गुरुकुल में सिखाया गया है। मतलब ज्योतिष अनिवार्य विषय के रूप में शामिल था। बनाया उन्होंने, देखा, और किस ग्रहों के कारण ये आत्मविद्या में नहीं ले पाऊंगा, ये मेरी बुद्धि कमजोर है, या ग्रेस्पिंग ऑफ नॉलेज की जो पावर है वो कम है, वो किस कारण से है वो समझ गए, तो सूर्य के कारण है। आत्मविद्या के कारक वही हैं और सूर्य के कारण ही ऐसा है। उसके बाद से उन्होंने सूर्य का तप किया, बहुत जबरदस्त तप की उपासना की। भगवान सूर्य ने आशीर्वाद दिया, और जिस सूर्य तत्व की कमी थी, उस सूर्य तत्व की कमी उस तपस्या से पूरी हो गई। ना केवल उन्होंने वेद की शिक्षा ली, शिक्षा लेने में या वेद के ज्ञान को आत्मसात करने में समर्थ हुए, बल्कि यजुर्वेद की एक अलग शाखा जिसे यज्ञ कहते हैं, उस शाखा के सर्वाधिक बड़े विद्वान हुए, प्रथम विद्वान हुए, और यज्ञ के नाम से ही उनका याज्ञवल्क्य नाम पड़ा। क्या बात। तो ये विद्या तो जीवन बदलने वाली विद्या। मैं आपसे पूछने वाला था कि जैसे कुछ लोगों का प्रश्न भी होता है, और आपने पहले ही उत्तर दे दिया कि ठीक है, ज्योतिष है, कुंडली है, तो क्या इससे भविष्य बदला जा सकता है? तो ये तो आपने बहुत शानदार उदाहरण दे दिया याज्ञवल्क्य का। और मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ, थोड़े बहुत दर्शन के बारे में जानकारी मिली, तो याज्ञवल्क्य का नाम जब भी आया तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद हमेशा एक दार्शनिक संवाद, गूढ़ संवाद। और उस याज्ञवल्क्य के बारे में आज पता चला कि उनका सूर्य कमजोर था और उन्हें गुरुकुल के आचार्य ने कहा कि आपकी विद्या यहीं पे आपका शिक्षण जो है खत्म होता है, लेकिन सूर्य की तपस्या करके कैसे उन्होंने अपना भाग्य बदला है ना। वाह, क्या बात। और जो जिस विद्या से प्रकृति ने उनको वंचित करके भेजा था, पुरुषार्थ से उसे पा लिया। तो ये है ना, ये जीवन बदलने वाली विद्या, और ये शास्त्र प्रमाण है, ये आचार्य राजेश का गढ़ा हुआ।